अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम हिंदी लोकवाणी स्टैंडर्ड 10th का नवनीत 2024 में जो 5 पेपर पूछे हुए हैं उसमें मौजूद असबाक और नज़मों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हमारा सेशन नंबर 1 हुआ जिसमें हमने इसी 2024 नवनीत के पाँचों पेपर का ग्रामर यानी भाषा अभ्यास पर डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से हम पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम नवनीत 2024 में जितने सारे असबाक और नज़में पूछी हुई है उनके सवालों पर डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर उनके जवाबात हैं। अभी रैपिड फायर है, पाँचों पेपर के असबाक और नज़में एक साथ ली जाएंगी, लिहाजा थोड़ा मैं फास्ट जाऊँगा क्योंकि मुमकिन नहीं होगा कि कम वक्त में हम पाँचों पेपर को सॉल्व करें, इसलिए आपका कॉन्संट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे पहला जो पैराग्राफ पूछा हुआ है सफ़र का साथी और सिर दर्द, इस सबक से लिया हुआ है और इसमें सबसे पहला प्रश्न जो पूछा हुआ है वो ये है कि यात्रा में मिलने वाला कोई साथी लेखक की इन बातों पर निगाह रखता है। जब लेखक सफ़र कर रहा था तो उन पर कौन निगाह रख रहा था और किन बातों पर रख रहा था। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है कि कौन उनके एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इस पर भी निगाह रख रहा था। और दो चीज़ें हमको लिखना है, तो दो चीज़ें कौन सी है कि लेखक किसकी ओर एक टक निहारता है, कि लेखक किसकी तरफ देख रहा है, इस पर निगाह रख रहा था। दूसरी बात, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता है, कि लेखक किसको देख रहा है और अपनी नाक भौं को सिकोड़ता है। इन बातों पर कोई लेखक पर निगाह रख रहा था। तो ये दो चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर दो बॉक्स में आ जाएगी। उसका अगला सवाल इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, उत्तर लिखो। लेखक की चाह, लेखक की चाहत क्या थी, तो उसका जवाब हमें पैराग्राफ में यहाँ पर मिलेगा कि जब लेखक सफ़र कर रहा था तो उसकी निगाहें क्या चाह रही थी कि दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। एक कि नदी के जो किनारे है उसकी खूबसूरती को देखना चाहता था, ये उसकी चाहत थी। और नंबर 2, उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। जब परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं तो उनके साथ वह अपनी निगाहों को लेकर जाना चाहता था। तो ये दोनों चाहतें लेखक की थी जो ब्लू रंग से अब अंडरलाइन की गई है। ये दोनों चीज़ों को उठाकर आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। देखो इंशाल्लाह ये सवाल आएगा कि शब्द युग्म लिखिए। शब्द युग्म क्या होते हैं? उन शब्दों को बोला जाता है जिनके दरमियान में हाइफन हो। ये जो शब्द और युग के दरमियान में जो डैश दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है हाइफन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस पैराग्राफ में से हमको दो वर्ड ऐसे ढूंढना है जिनके दरमियान में हाइफन हो। जैसे यहाँ पर कभी कभी, दोनों के दरमियान में क्या आया है? डैश आया है, हाइफन आया है। उसके अलावा और छोर के दरमियान में हाइफन आया हुआ है। क्या करना है? इन दोनों लफ्ज़ों को उठाना है और अपने आंसर शीट में लिख देना है। तो ये हुए शब्द युग्म। उसके बाद शब्द के वचन परिवर्तन कीजिए। ये हमने कल के सेशन में देख लिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि किनारा एक वचन है, उसका अनेक वचन हो जाएगा किनारे। लकीरें, ये अनेक वचन है, इसका एक वचन हो जाएगा लकीर। उसके बाद सहमत का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेन सफ़र के दौरान प्राकृतिक दृश्यों को देखने का सुख विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य, अगर इसका मतलब आपको समझ जाएगा तो आप हिंदी में इजीली इसका जवाब लिख सकते हैं। 100 मत है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, 4-5 लाइन आपको लिखना होती है, बशर्त है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें ना हो। तो प्राकृतिक दृश्य यानी कुदरती नज़ारे। तो सफ़र के दौरान, ट्रेन के सफ़र के दौरान कुदरती नज़ारों को देखने का सुख, इस पर आपको अपने ख़यालात लिखना है। आपको अच्छा जो भी, इसके हज़ारों तरह के जवाबात हो सकते हैं, बस आपको लिखना है। ये नहीं सोचना है कि गलत है, कि ख़राब है या फिर गलत हो सकता है। हज़ारों तरह के जवाबात हो सकते हैं, आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में। ये 3 लाइन होती है, लेकिन
हम क्या है, दाएं और बाएं दोनों तरफ से और थोड़ा दबाकर लिखते हैं, इसलिए हमें 4 से 5 लाइन लिखना है। तो शुरुआत हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अपने विचार लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? जब अच्छा बच्चा शुरुआत करता है लिखना तो इस तरह से लिखेगा कि ट्रेन का सफ़र के दौरान प्राकृतिक दृश्य को देखने का सुख, इस विषय पर मेरे विचार निम्नलिखित है। निम्नलिखित इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस पर मेरा ख्याल मंदरजा झैल है। निम्नलिखित यानी मंदरजा झैल, फिर डॉट, फिर हम नीचे लिखेंगे। मैंने पहले कहा कि हज़ारों तरह के जवाबात हो सकते हैं कि जी हाँ, ट्रेन के सफ़र के दौरान प्राकृतिक दृश्यों को देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब भी ट्रेन का सफ़र होता है तो मैं खिड़की के दाएं बाजू में या खिड़की के बाजू में बैठने को पसंद करता हूँ, और खिड़की में से देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं बायोस्कोप से देख रहा हूँ, और प्राकृतिक दृश्य को देखकर मेरे मन में शांति आती है। इस प्रकार मेरे विचार हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट रैपिड फायर के तौर पर हम लेंगे। फिर ये पैराग्राफ यहाँ पर बहरूपिया से लिया हुआ है इस सबक से, और इसके ताल्लुक से सवाल आया है, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। देखो, इसमें जो 5 पेपर है ना, उसमें हर पेपर में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पता नहीं किस तरह से सवाल हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। अब यहाँ पर घटनाक्रम, इसका मतलब होता है वाक्य को तरतीबवार लगाना। यहाँ पर वाक्य दिए हुए 4 वाक्यात दिए हुए हैं। अब इनको क्या करना है, हमें तरतीबवार लगाना है। किसकी तरतीबवार? जो सबक में है। अब यहाँ पर तरतीब नहीं है। सेठ द्वारा साधु के चरण पकड़ लेना, सेठानी का बीमार होना, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना, सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना, इनकी तरतीब गलत है। तो हम क्या करेंगे, हमारे आंसर शीट में पहले नंबर पर ये लिखेंगे, ठीक है, सेठानी का बीमार होना, एक। फिर दूसरे नंबर पर लिखेंगे सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना। फिर तीसरे नंबर पर लिखेंगे सेठ द्वारा साधु के चरण पकड़ लेना, और चौथा है धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। जब हम ऐसे लिखेंगे तो 2 नंबर हमको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर तरतीब अलग अलग आ सकती है। फिर आपको क्या करना रहेगा, तरतीब देखने के लिए पैराग्राफ पढ़ना रहेगा, और ज़रूरी होता है, ठीक है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा और आगे पीछे हो गया तो हमारे 2 नंबर कट जाएंगे। उसके बाद शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। लफ्ज़ है उनको सही करके लिखना है। शुभ चिंतक है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, शुभ चिंतक। संपत्ति को इस तरह से लिखा जाता है। विश्वास इस तरह से लिखा जाता है। तबीयत इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, ये सब कहाँ से मिले मुझे? जो खालिस वर्ड है, शुद्ध शब्द है, वो पूरे सब पैराग्राफ में से लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 100 मत वाला क्वेश्चन है, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। यानी स्त्री यानी महिला, औरत जो है वो घर की लक्ष्मी होती है, इस पर अपना ख्याल रखो। जैसे मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि आपको शुरुआत कैसे करना है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, इस विषय पर मेरे अपने विचार निम्नलिखित है। यानी औरत घर की लक्ष्मी होती है, इस उन्वान पर मेरे अपने ख्यालात मंदरजा झैल है। ये अच्छा बच्चा लिखता है। उसके बाद आपको शुरू करना है कि जी हाँ, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। यदि वो माँ है तो उससे प्यार झलकता है, यदि वो बहन है तो उससे मोहब्बत झलकती है, यदि वो हमारी बेटी है तो उससे हमारा प्यार झलकता है। माँ के रूप में वो हमारे लिए जन्नत है, और बेटी के रूप में हमारे लिए वो रहमत है। हज़ारों तरह के जवाबात हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मुसन्निफ़ ने लिखा है उसी तरह मैं आपको पढ़कर बताया, ठीक है। आपको ये सवाल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें ऐसा है, ये सवाल ऐसा है कि अगर आपने यहाँ पर बुराई भी बयान की तो नंबर नहीं काटे जाएंगे। नेगेटिव आंसर भी रहा, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है लेकिन ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, अगर नेगेटिव आंसर आपने लिखे तो भी यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद उसी पेपर के अंदर नज़म पूछी हुई है, और पहला सवाल है कर्मवीर सपूतों के कारण ये हुआ।
जो कर्मवीर नज़म है, कविता है, उसमें का ये सवाल है। और सवाल ये है कि कर्मवीर सपूतों के कारण ये हुआ। सपूत यानी अच्छी औलाद, जो कर्मवीर होते हैं, देशभक्त होते हैं, उनकी वजह से ये हुआ। तो ये 4 चीज़ें हमको लिखना है नज़म में से। तो क्या हुआ है? नंबर 1, उनकी वजह से देश है फूले फले। नंबर 2, विद्या और बुद्धि के डेरे डले। नंबर 3, उनके बनाने से ही ये इतने सफल हुए। 3, या जैसी की वैसी लाइन भी लिखे तो चलेगा। और चौथे बॉक्स में हम लिखेंगे वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि उन्होंने धैर्य से अपना काम किया है, काम करते वक्त धैर्य रखते हैं, ये इसका खुलासा है। लेकिन अगर आपका ध्यान में नहीं आ रहा है तो जितने सारे मैंने अंडरलाइन किया जैसे कि वैसे आपने उतार लिया तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर भावार्थ के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। सरल अर्थ या भावार्थ आ जाए, दोनों का क्या मतलब होता है? खुलासा होता है। आपको शॉर्ट में खुलासा लिखना होता है। कितने लफ्ज़ों में? 25 से 30 लफ्ज़। अभी 25 से 30 लफ्ज़ बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन होती है, लेकिन हम 3 की बजाय क्या करेंगे? 4 लाइन लिखेंगे। ओके, तो अभी ये बोल रहा है पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियाँ। प्रथम यानी पहली। पहली अब 4 पंक्तियाँ कौन सी है? ये वाली। इनका क्या करना है? हमको भावार्थ लिखना है। तो हमेशा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब हम नज़में पढ़ रहे थे उस वक्त भी बताया था कि जब सरल अर्थ या भावार्थ पूछा जाता है तो उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको लिखना है। ठीक है, या तो इस के कमेंट बॉक्स में भी मैं वो चीज़ डाल दूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे शुरू करेंगे कि उल्लेखित पंक्तियाँ कर्मवीर कविता से ली गई है, और अगर कविता का नाम याद नहीं आ रहा है तो हम कर्मवीर वहाँ से हटा देंगे। तो क्या पढ़ेंगे फिर? उल्लेखित पंक्तियाँ कविता से ली गई है जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। वे इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि, यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिखना है, इसके आगे चेंज होगा। अब कवि कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं? कि कर्मवीर हमेशा ये नहीं पूछते कि काम का मैदान क्या है, उनके दरमियान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव है। वो किसी गलत बात में उलझन में नहीं आते हैं। जब जब जितना कार्य मुश्किल होता है उतना ही उत्साह उनमें पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होगा आपके। ये सरल अर्थ बहुत आसान होता है, आप इसको छोड़ देते हैं। मैंने जो मसाला बताया हूँ वैसा आप शुरू कीजिए, इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में भी इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, या आप अभी लिख सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि उल्लेखित पंक्तियाँ यानी लाइनें कर्मवीर, यहाँ पर डैश 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 लिखना, कर्मवीर कविता से ली गई है। इस कविता में कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि, यहाँ तक ये मसाला रहेगा, इसके आगे आपको चेंज होगा अपने लाइन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी कविता इस सब पेपर में पूछी गई है, ये वाली। और पहला सवाल है, पद्यांश में उल्लेखित यानी जैसे मैंने अभी मसाले के अंदर भी बताया था, उल्लेखित यानी जिक्र किया गया, आया हुआ, जिक्र किया गया। तो पद्यांश में उल्लेखित इस सब पैराग्राफ में आया है। क्या आया है? गाँव। गाँव का नाम लिखना है, प्राणी का नाम लिखना है, नदी का नाम लिखना है, वृक्ष का नाम लिखना है। अब इस नज़म में गाँव का कौन सा नाम है? गोकुल। ये गोकुल क्या है? गाँव का नाम है। प्राणी यानी जानवर, धेनु। धेनु का मतलब क्या होता है? गाय। नदी का कौन सा नाम है? कालिंदी। ये नदी का नाम है, तो कालिंदी को उठाकर आपको यहाँ लिखना है। और वृक्ष कदम क्या है? ये दरख्त का नाम है। ओके, उसके बाद भावार्थ यानी सरल अर्थ का प्रश्न है। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियाँ, कितनी पंक्तियाँ? 2 पंक्तियाँ का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। अब 2 प्रथम कौन सी आएगी? ये। और अंतिम कौन सी आएगी? ये।
लेकिन हमको क्या करना है, प्रथम लिखना है। अगर यही चीज़ अंतिम होता यहाँ लिखा हुआ तो ये अंतिम यानी आखिर और प्रथम यानी पहली। अब पहली दो लाइन कौन सी है, ये वाली, मनुष्य हव तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव की गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। अब शुरुआत कैसे करेंगे आप, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि उल्लेखित पंक्तियाँ कविता से ली गई है जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि यदि मुझे प्राणी बनना हो तो मैं गोकुल गाँव की गवारन बन जाऊँ, यानी गाय बन जाऊँ, और यदि मुझे प्राणी के साथ साथ कोई गांव में जाना रहा तो मैं गोकुल गांव में चला जाऊं। इस प्रकार कवि ने अपने गोकुल गांव की गाय बनने की इच्छा को व्यक्त किया है। इस तरह के हज़ारों जवाबात हो सकते हैं और ये नज़म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मरतबा इसका भावार्थ आप ज़रूर देख कर जाइए। उसके बाद नेक्स्ट कृति क्रमांक 2 है ना, अभी और हमारे 4 पेपर बचे हैं ये पकड़ के, इसलिए हम फास्ट जाएंगे थोड़ा। ये पैराग्राफ है और इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है, खोए हुए आदमी के गायब होने के बाद गांव की हालत। खोया हुआ आदमी जब गायब हो गया था तो गांव की क्या हालत हुई थी वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर उसका जवाब, अब 4 बॉक्स है तो 4 बॉक्स में 4 चीज़ें आपको लिखना ही है। अगर 3 बॉक्स लिखे ना तो 1.5 नंबर मिलेगा आपको, इसलिए कोई भी बॉक्स आपको मिस नहीं करना है, 4 बॉक्स में लिखना है। अब क्या लिखेंगे हम, गायब हो जाने के बाद गांव की क्या हालत हुई थी, तो उसके निशानात मैंने यहाँ पर लगाया कि गांव की गलियाँ उसके बिना सूना लगने लगी थी। नंबर 2, पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए थे, जो परिंदे और जानवर है वो भी उसके बिना उदास हो गए थे। तीसरा, बच्चे उसके बिना बेचैन लगे, बच्चे कैसे हो गए थे, बेचैन हो गए थे। और गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे, कुत्ते भी कैसे हो गए थे, नाराज़ हो गए थे जब वो चला गया था। ये इस सबक का लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ये हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जितना सारा इस पेपर में, 5 पेपर में ग्रामर लिया गया था वो सब के सब मैंने सेशन नंबर 1 में पूरा एडजस्ट कर लिया, उस पर हमने कवर किया। अभी हम ग्रामर पर ध्यान नहीं देंगे, फटाफट पैराग्राफ में जो सवालात आते हैं उनकी नोयत हमको समझ जाना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, ओके। उसके बाद सौमत है मानवता ही सच्चा धर्म है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मैं आपको रोक कर फिर कह रहा हूँ कि आप अक्सर ये सोचते हैं सौमत में कि मेरा जवाब गलत है, सही होगा, वैल्यूअर क्या सोचेगा, ये सब चीज़ें नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपके विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। आई बात समझ में, इस सवाल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना कि जब भी सौमत का क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद खुद मन में ये पूछना, क्या ये जो सवाल आया है वो मेरे पैराग्राफ से रिलेटेड आया है, क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात तो पैराग्राफ में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम, मानवता ही सच्चा धर्म है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे, मानवता ही सच्चा धर्म है, इस विषय पर मेरे अपने विचार निम्नलिखित है। निम्नलिखित इस तरह से लिखा जाता है और इसका मतलब क्या हुआ कि इस टॉपिक पर मेरे ख्याल मंदरजा झैल है। फिर शुरू करेंगे कि जी हाँ, मानवता ही सच्चा धर्म है, दुनिया में अनेक धर्म हैं लेकिन सबसे ऊंचा धर्म जो होता है वो मानवता होते हैं। मानवता के बगैर सभी धर्म अधूरे होते हैं। यदि किसी धर्म में मानवता नहीं है तो वो धर्म नहीं, अकर्म या सुकर्म नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, मंदरजा झैल जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें हिदायत के मुताबिक आप अमल कीजिए। और इसमें पहला सवाल है, पानी अशुद्ध होने के कारण, पानी जो है वो गंदा होने की वजूहात हमको लिखना है। और कितनी वजूहात है, 4 वजूहात हमें लिखना है। और किस में से मिलेगा, इस पैराग्राफ में से मिलेगा। तो नंबर 1,
पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। एक रीज़न ये हुआ कि पानी गंदा होता है कि पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं की जाती। नंबर 2, पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ दिया जाता है। जो जानवर होते हैं नदियों में, उनको तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये दूसरी रीज़न हुआ। तीसरा रीज़न पानी गंदा होने का, पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। और चौथा रीज़न, गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। और इसमें और भी आगे है, जैसे नदी और कारखानों की गंदगी और शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। लेकिन हमें 4 ही लिखना है, तो 4 ये चीज़ें उठा के आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है कि पैराग्राफ में ऐसे शब्द उठा कर लिखिए जो उर्दू है। अब इतना सोचना नहीं कि भाई उर्दू में पूछा जाता है कि नहीं जाता है, आपको लिखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हिंदी में भी आता है, उर्दू में भी आता है, कंफ्यूज है, तो 1-2 वर्ड आपको बढ़ा के लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 4 हो गए वो सही, पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। खैर, तो उर्दू में यहाँ पर बहुत सारे वर्ड है, लेकिन देखो मैंने निशान लगाया। शिकायत एक उर्दू का लफ्ज़ है, गंदगी एक उर्दू का लफ्ज़ है, मर्ज़ी एक उर्दू का लफ्ज़ है, माहौल एक उर्दू का लफ्ज़ है। इसके अलावा भी मैदान भी उर्दू का एक लफ्ज़ आता है, हिंदी में भी आता है, उर्दू में भी आता है। इसी तरह ज़िम्मेदार भी क्या है, एक उर्दू लफ्ज़ है, हिंदी का भी लफ्ज़ है। तो इस सवाल को छोड़ना नहीं बहुत आसान होता है। नेक्स्ट, उसके बाद वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। क्या लिखना है यहाँ पर? वृक्ष यानी पेड़, और पेड़ को और क्या बोला जाता है? तरु। याद रखें समानार्थी शब्द के लिए वृक्ष को बोला जाता है तरु। और वर्षा यानी बारिश। तो पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो हम लिखेंगे वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं, इस विषय पर मेरे अपने विचार निम्नलिखित है। फिर हम लिखेंगे वृक्ष जो है वर्षा लाने में हमारे सहायक होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वृक्ष ज़्यादा होते हैं वहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है। यदि किसी इलाके में वृक्ष बहुत कम है तो वहाँ पर वर्षा कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष लगाओ वर्षा लाओ। ये आपका जवाब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नज़म उस पेपर में पूछी हुई है सोंधी सुगंध से। इंशाल्लाह ये नज़म आएगी ऐसा मुझे लगता है। आप इसको एक मरतबा भावार्थ देख कर आप जाइएगा सोंधी सुगंध का, और इस सोंधी सुगंध का जो भावार्थ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अंतिम 4 पंक्तियों में आए प्राकृतिक घटक। पंक्तियाँ यानी लाइनें, अंतिम यानी आखिर, और प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक यानी कुदरती, और घटक यानी अज्जा, जुज, यूनिट्स, चीज़ें। तो क्या लिखना है कि आखिरी जो 4 लाइन है इसमें कुदरती चीज़ों के नाम लिखना है। प्राकृतिक यानी कुदरती, घटक यानी चीज़ें। अब इसमें और भी है, जैसे बाग बगीचे कुदरती जुज है, ताल तलैया कुदरती जुज है, प्राकृतिक घटक है। उसके बाद पवन यानी हवा, उसके बाद तरु यानी दरख्त, माटी यानी मिट्टी, उसके अलावा भी है सुगंध यानी खुशबू, ये भी कुदरती घटक है। इनमें से कोई 4 उठा के आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद पद्यांश की चारों ओर हुई डैश 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 माटी से बोली, इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ से 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अभी तक हमने जो सरल अर्थ के क्वेश्चन देखे उसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर आया है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यह अंतिम या प्रथम ऐसा नहीं लिखा, बल्कि पूरी लाइन दे दी, चारों ओर हुई। अब चारों ओर हुई कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर। यहाँ से लेकर माटी से बोली यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या करना है? भावार्थ लिखना है, सरल अर्थ लिखना है। तो हम फिर से वैसे ही शुरू करेंगे कि सदर पंक्तियाँ, उल्लेखित पंक्तियाँ सोंधी सुगंध इस कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि जब वर्षा हर तरफ हुई है तो हरियाली फैल गई है और मोर भी बड़ा खुश हो गया है। वर्षा होने के कारण उसका सपना अधूरा था, वो पूरा हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ मोर और प्राणी खुश नहीं है कि दुनिया और जगत का हर इंसान भी खुश है। इस तरह से सोंधी सुगंध ने मिट्टी से बोला है।
ये इसका भावार्थ हो गया, सरल अर्थ हो गया। लेकिन शुरुआत आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। ओके, उसके बाद दूसरी कविता इस पेपर में पूछी हुई है और उसमें पहला सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है शब्द और शब्द के समूह। समूह यानी ग्रुप, लफ्ज़ और लफ्ज़ के ग्रुप। और यहाँ पर उसके लिए क्या करना है, एक लफ्ज़ लिखना है। यानी शब्द समूह मतलब लाइन, लफ्ज़ों का ग्रुप, जाहिर सी बात है उसे लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर उसके लिए एक शब्द लिखना है उन नज़मों में से। पक्षियों के समूह को क्या बोला जाता है, तो पक्षियों के समूह को बोला जाता है खग उरुंद। खग उरुंद यानी पक्षियों का समूह, ग्रुप। शेष के फन, शेष के फन, तो उसके लिए एक लफ्ज़ आया है शेष फन। शेष नाग के फन के लिए आया है शेष फन। समुद्र, समुद्र के लिए इसमें कौन सा लफ्ज़ आया है, रत्नाकर। और सूरज और चांद के लिए आया लफ्ज़ है सूर्य चंद्र। 4 बातें यहाँ लिखी हुई है, उसके सामने 4 वर्ड हमको लिखने पर सीधे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान है। इसमें सरल अर्थ के लिए प्रश्न पूछा हुआ है, पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। देखो यहाँ पर अभी तक हम प्रथम पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर इन्होंने पूछा अंतिम 4 पंक्तियाँ। प्रथम यानी पहली और अंतिम 4 पंक्तियाँ यानी आखिर की 4 पंक्तियाँ। आखिर की 4 पंक्तियाँ कौन सी हुई, ये 4 पंक्तियाँ हुई और सरल अर्थ आपको लिखना है। शुरुआत वैसे ही करेंगे कि उल्लेखित पंक्तियाँ कविता से ली गई है जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हे भारत माता, नदियाँ जो है वो प्रेम प्रवाह है और फूल तारे तेरे मंडल है। जितने सारे पक्षी के समूह है वो सब तेरे बंदीजन है। और शेष फन, शेष नाग का फन है, उनका सिंहासन है। हम तेरे इस बातों पर बलिहारी है। हे मातृभूमि, तू सत्य है, सगुण है और सर्वेश है। इस प्रकार कवि ने भारत माता की प्रशंसा की है। नेक्स्ट, कृति पत्रिका नंबर 3। अब ये सबक हम पेपर को सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे और हमारे ये पकड़कर 3 पेपर बचे हैं। इस तरह का प्रश्न आएगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर। ये कॉमन क्वेश्चन होता है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सीधा प्रश्न क्रमांक 1 रोमन में है तो रोमन में, डिजिट में है तो डिजिट में, जैसा नंबर यहाँ पर है वैसा ही आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। अब प्रश्न क्रमांक 1 का 1, फिर उसका हम उत्तर लिखेंगे ये। अब ये आकलन कृति है तो इसके लिए यहाँ पर बॉक्स बनाना ज़रूरी है। अब पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ, आपको इस साल छूट दी गई है ना। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि आप बच्चा पेंसिल से या पेन से बना सकता है, वरना पहले पेन से कंपलसरी था। तो ये आकृति बनाना कंपलसरी है, भले ही आप बॉक्स एक के नीचे एक बनाओ अगर नहीं बैठ रहा है तो, लेकिन बनाना कंपलसरी है। तो सवाल है राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन। ठीक है, चेहरे का वर्णन करना है। एक सवाल आता है कि राजेंद्र बाबू के लिबास का वर्णन, कपड़ों का वर्णन। यहाँ पर चेहरे का वर्णन हमको करना है, 4 बॉक्स दिए हुए हैं। तो पहले उनका चेहरे के वर्णन में आएगा चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, बड़ी आँखें, चौड़ी ठुड्डी, भारी नाक, सुडौल ओठ, ये सब इसमें आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ 4 लिखना है। इतनी सारे बातें लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 उठाना है और सीधे यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद समानार्थी शब्द लिखिए। ये सवाल को हमने पहले सेशन में कवर कर लिया है, हम आगे बढ़ेंगे। खादी के वस्त्र तब और अब, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। वस्त्र यानी कपड़े, यहाँ पर सवाल बदल सकता है, राजेंद्र बाबू के वस्त्र का वर्णन कीजिए। तो इसमें आएगा कि वो खादी का कपड़ा था, टोपी थी, कुर्ता था, ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी अगर ऐसा पूछा जाता है। तो वस्त्र के माने आप याद रखेंगे कि कपड़े। ये खादी क्या है, क्वालिटी है ना, जो अक्सर नेता लोग पहनते हैं। वाइट कलर का जो कपास से बना हुआ कपड़ा होता है वो खादी का होता है, जिसमें झुर्रियाँ पड़ती है। अब पहले ज़माने में सस्ता था, अभी अब महंगा हो गया है। ठीक है, इसके बारे में हमको लिखना है कि खादी के वस्त्र तब और अब, इस विषय पर अपने विचार लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम शुरुआत कैसे करेंगे, खादी के वस्त्र तब और अब, इस विषय पर निम्नलिखित मेरे अपने विचार है। निम्नलिखित इस तरह से लिखा जाता है।
लेखक खादी के वस्त्र आज़ादी से पहले बहुत महंगे हुआ करते थे। अब आज़ादी के बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, खादी के वस्त्र अब महंगे हो गए हैं। अब इन वस्त्रों का इस्तेमाल या उपयोग अक्सर नेता लोग करते हैं। बस कितने लाइन लिखना है? 4 लाइन लिखना है आपको। तो आपका 2 लाइन का तो मसाला ही हो गया है। उसके अलावा आपने 3 लाइन लिख दिया, 4 से 5 लाइन हो गई है। ठीक है। उसके बाद अगला पठित गद्य है, गद्यांश है। उसमें सवाल है, दोनों के दर्शन से लेखक की प्रसन्नता के लक्षण। दोनों यानी ये दोनों क्या है? पेड़ का नाम है। उसके दर्शन से लेखक की जो खुशी हुई थी उसकी निशानियाँ लिखना है कि उसको देखते से ही लेखक के अंदर कौन सी खुशियाँ आई थी। तो 4 बॉक्स है, तो 4 बॉक्स में हम लिखेंगे कि अपनी महक और हरितिमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया। दोनों को देखते से उसने क्या किया? उसकी महक और हरी भरी हरितमास को से उसने अपनी नज़रें उनकी तरफ खींच ली। एक, अपनी बाहों में भर लिया। ये थोड़ा पैराग्राफ ब्लूअर है, आप अपने किताब में ज़रा देख लीजिए। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो अच्छा। कुछ बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको साफ़ नहीं दिख रहा है। ये आपके नेटवर्क का इश्यू होता है। अगर आपको ऐसा इश्यू आ रहा है कि पैराग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको यूट्यूब के सेटिंग में जाना है और वीडियो क्वालिटी 720 करना है। जैसे ही यूट्यूब की क्वालिटी 720 हो जाएगी तो आपके वीडियो भी आपको क्लियर दिखने लग जाएगी। अपनी बाहों में भर लिया तीसरे बॉक्स में आएगा, और हथेलियाँ महक से गम गमा गई। ये 4 लक्षण ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि लेखक दोनों के दर्शन से खुश हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। ये भी हमने लास्ट सेशन में कवर किया कि हमको वचन बदलना है। अगर एक वचन है तो अनेक वचन करना है, और अनेक वचन है तो एक वचन करना है। पत्तियाँ क्या है? ये अनेक वचन है, तो इसका एक वचन बन जाएगा पत्ते या पत्ती। बाह ये एक वचन है, अनेक वचन बाहें। हथेलियाँ अनेक वचन है, एक वचन हो जाएगा हथेली। गमले अनेक वचन है, एक वचन गमला। ओके। उसके बाद कविता में से ये कविता पूछी हुई है, और पहला प्रश्न है, लिखिए फूल बोने का परिणाम। परिणाम यानी असर। अगर फूल हमने बोया तो उसका क्या असर होगा? तो उसका जवाब यहाँ पर है, जो तो को काटा बुवे ताही बहु तू फूल, तो ही फूल को फूल बाको है त्रिशूल। तो इसमें अगर आपने फूल बोया यानी किसी के साथ अच्छाई का मामला किया तो आपको क्या मिलेगा? उसके बदले में आपको फूल मिलेगा। तो ये उसका जवाब आएगा, ताही तो फूल को फूल। ये इतना उठाकर आप लिखेंगे। और कांटे बोने का परिणाम, अगर आपने कांटा बोया यानी बुराई का मामला किया तो आपको क्या मिलेगा? तो उसका जवाब ये आएगा, बाको है त्रिशूल। आपको बुराई का बदला बुराई से मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, लिखिए किनारे पर ये बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? तो उसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर, बौरा। इसका जवाब आएगा बौरा, जो किनारे पर बैठा होता है। दूसरा है, वन में कस्तूरी ये ढूंढता है। वन में जो कस्तूरी ढूंढता है, ढूंढने वाला कौन होता है? उसका जवाब आपको मिलेगा मुर्ग। हालांकि उसके पेट में रहता है कस्तूरी, लेकिन ढूंढता है दूसरी जगह। तो दूसरे में आएगा मुर्ग और इसमें आएगा बौरा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है सरल अर्थ का। पद्यांश की पहली 2 पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर क्या है? पहली 2 पंक्तियों का लिखना है। पहली 2 पंक्तियाँ यानी ये वाली, इसका हमें क्या करना है? सरल अर्थ लिखना है। शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे कि उल्लेखित पंक्तियाँ कविता से ली गई है जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि, फिर यहाँ से आगे हम लिखेंगे कि मुर्ग पूरी दुनिया में कस्तूरी को ढूंढता है जबकि उसके पेट में ही वो होता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो बुराइयों को दूसरों के अंदर ढूंढते हैं जबकि बुराई उनके पास होती है। कुछ लोग डर के मारे किनारे पर बैठ जाते हैं, उनको फल कभी प्राप्त नहीं होता है।
इस तरह से। अब नेक्स्ट ये वाली कविता, और इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने इन्हें स्वयं निर्माण करने के लिए कहा है। कवि यानी शायर। इन 4 बातों को कवि ने खुद से बनाने के लिए कहा है, जो इन बॉक्स में आएंगी। तो कौन सी 4 बातें हैं जो खुद को पैदा करना है? एक आसमान पैदा कर, आसमान पैदा करने के लिए हमें कहा है। अनुभव से जान पैदा कर, जान पैदा करने के लिए कहा है। जिंदगी में जान पैदा कर, और चौथे में आएगा साहिबान पैदा कर। जहाँ पैदा कर है वो तमाम चीज़ें उसमें आ सकती है, जैसे इत्मीनान पैदा कर, ज़ुबान पैदा कर, इस तरह से जहान पैदा कर। ये 4 चीज़ें हमको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या कहा गया है? अंतिम 4 पंक्तियाँ कहा गया है। तो अंतिम 4 पंक्तियाँ कौन सी हुई? ये हुई। शुरुआत फिर हम कैसे करेंगे? उल्लेखित पंक्तियाँ कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन कविता में पंक्तियों में कहना चाहता है कि दुनिया से तो उम्मीद की छाँव को छोड़ दे और ख़ुद मेहनत कर और उसके लिए खुद साहिबान बन। और कहता है कि अपने अंदर तो एक ऐसी ज़ुबान पैदा कर जिसमें एक असर हो, लोग तेरी तरफ आए। देखो, मैं इससे अच्छा ट्रांसलेशन आपको करके बता सकता हूँ। मेरे हाथ में डाइजेस्ट पड़ी हुई है, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, आप जो सोचते हैं वही उसका जवाब होता है। आप अटकते अटकते क्यों नहीं कर रहे हो, सादे ज़ुबान में क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन इसका सरल अर्थ आपको खुद से ही लिखना है। मैं बेहतरीन हिंदी में इसका जवाब आपको बता सकता था। मेरे अभी सामने डाइजेस्ट पड़ी हुई है, उसके जवाबात रेडीमेड मेरे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन मैं वो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने दिल से जो ट्रांसलेशन होता है वही करना है। मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, बस उसको सिंपल लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूँ, और आपको भी यही करना है, उसको छोड़ना नहीं है। मसाला तो मैंने दे दिया आपको, मसाले से आपके जवाब में जान पैदा होगी। मैं मसाला किसको बोल रहा हूँ? वहीं उल्लेखित पंक्तियाँ कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है, और कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों में कि, फिर उसके आगे हमने ट्रांसलेट किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट कृति पत्रिका नंबर 4, मतलब अभी सिर्फ 2 बची है। ओके, ये इस कृति पत्रिका में यानी क्वेश्चन पेपर में है, और सवाल है सुरेश के कार्य। सुरेश ने कौन से काम किया है? 4 बातें हमको लिखना है। सौतेली माँ की दिन रात सेवा करना, 1, इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाना, 2, बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाना, 3, और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट करना। ये 4 कार्य थे उसके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। मुज़क्कर मोन्नस हमको लिखना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये हमने लास्ट सेशन में कवर किया है। सरल भावार्थ है, सहमत है, व्यवहार से संस्कार झलकते हैं, इस विषय से उदाहरण 25 से 30 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। व्यवहार यानी कारोबार, रहन सहन, लेन देन। संस्कार यानी अखलाक, छलकते हैं यानी झलकते हैं। अपना जो कारोबार है उससे हमारे संस्कार यानी अखलाक झलकते हैं। इस पर हमको क्या करना है? मिसालों के साथ अपना विचार स्पष्ट करना है। शब्द वो भी 3 से 4 लाइन में। ओके, तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? व्यवहार से संस्कार झलकते हैं, इस विषय पर मेरे अपने विचार निम्नलिखित है। निम्नलिखित इस तरह से लिखा जाता है। क्या बोला है आपने कि भाई इस मुद्दे पर मेरे ख्यालात मंदरजा झैल है। अब उसके आगे आप लिख रहे हैं कि हम अपने माता पिता और अपने से बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे उसी ही को देखेंगे और उन पर उसी तरह का संस्कार पड़ेगा। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालना ज़रूरी है। कोई बच्चा सड़क पर जा रहे किसी कुत्ते को पत्थर से मारता है, जबकि दूसरा बच्चा उसे पत्थर मारने से मना करता है। पहले बच्चों को कुत्ते को पत्थर मारने में मज़ा आता है, जबकि दूसरा बच्चा कुत्ते को पत्थर मारने पर पीड़ा महसूस करता है। उनके व्यवहार से ही दोनों के संस्कारों का पता चलता है।
इस तरह व्यवहारों से संस्कार झलकते हुए दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको पढ़कर बताया हूँ, क्योंकि इसमें सोदाहरण हमको एक मिसाल देना थी। तो इन्होंने दो बच्चे की मिसाल दी कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा कुत्ते को मारने पर खुश हो रहा है और दूसरा बच्चा कुत्ते को मारने पर नाराज़ हो रहा है। ठीक है, मैंने पढ़कर बताया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। व्यवहार से संस्कार झलकते हैं, इस पर आपको मिसालों के ज़रिए जवाब देना है। उसके बाद वाला पैराग्राफ और इसमें सवाल है माँ का महत्व, माँ की अहमियत। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि अगर आपके नज़रों के सामने से वो नहीं गुजरे, हालांकि उसका जवाब पैराग्राफ में है, लेकिन अगर वो आपकी नज़र में से नहीं गुजरे है तो आपको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे यही सवाल लो, मैंने ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया था, आखिरकार मुझे डाइजेस्ट उठाने कर देखना पड़ा, क्योंकि माँ का महत्व एक मैं अलग अलग चीज़ देख रहा था। अब इसमें जब उसने देखा, जवाब दिया, तो माँ का महत्व क्या दिया? बड़ी साधना है, उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति है और उसका ज्ञान है। ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे। अगर माँ का महत्व पूरे पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए रखना कि भाई माँ का महत्व हमको किसी मिसालों के ज़रिए नहीं बताना है, बल्कि उसकी क्वालिटी बताना है कि उसकी इबादत है, उसका ये आर्ट है, उसमें दैवी शक्ति है और उसका ज्ञान है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, इसको भी हमने पहले वीडियो के अंदर कवर किया है, वहाँ से आप देख ले। रचनात्मक शक्ति का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। रचनात्मक मतलब कुछ करने की शक्ति, नया नया करने की ताकत की अहमियत, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे कुछ ध्यान में आते ही नहीं है, फिर भी हमको लिखना ही है, छोड़ना किसी सवाल को नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? रचनात्मक शक्ति का महत्व हेडिंग डालेंगे और इस पर निम्नलिखित विचार है, मेरे अपने निम्नलिखित विचार है, मंदरजा झैल है। हम लिखेंगे रचनात्मकता का अर्थ है सृजनशीलता अर्थात कल्पना। कल्पना अर्थात नवसृजन की वो शक्ति जो कलाकारों की, कवियों, चित्रकारों तथा वैज्ञानिकों में होती है। रचनात्मक शक्ति के माध्यम से ही एक भौतिक पदार्थ से भिन्न भिन्न कृतियों का निर्माण किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, अब मैं इसको अपने तौर से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जितने सवाल थे मैंने क्या किया, आपको अपने तौर पर बताया हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपका पढ़ा हुआ ही सही हो सकता है। रचनात्मक शक्ति यानी कुछ नए करने की ताकत, इसकी हमको अहमियत बताना है। तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया जब से बनी है, इंसान के अंदर रचनात्मक शक्ति के कारण ही नई नई चीज़ें वजूद में आई है। जिन छात्रों के अंदर रचनात्मक शक्ति होती है, कहा जाता है कि वो वैज्ञानिक बनते हैं। कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं होता है जिनमें रचनात्मक शक्ति नहीं पाई जाती। ये कुदरत का बड़ा बेहतरीन तोहफा है। यदि किसी छात्र के अंदर रचनात्मक शक्ति पाई जाती है तो ज़रूर प्रगति करता है। ये मैंने अपने दिल से बोला हूँ, मैं बता रहा हूँ फिर को कि आपको हज़ारों जवाब हो सकते हैं इसके, डरना नहीं। बस याद रखो रचनात्मक शक्ति यानी कुछ नया नया करने की ताकत। नेक्स्ट, अब नज़मों का हिस्सा शुरू हो रहा है इस सबक में, और पहला सवाल है घोंसला उजड़ने पर रोने वाला। घोंसला उजड़ने पर कौन रोता है? तो यहाँ पर देखो, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पाखरू। पाखरू यानी परिंदे, तो ये परिंदे रोते हैं, तो ये उठाकर आप क्या करेंगे? लिख देंगे पाखरू। घोंसला उजड़ने पर रोने वाला पाखरू। पतंग की तरह गगन छूने वाले, पतंग की तरह गगन छूने वाले कौन है? तो ये वाले स्तांजा में इसका जवाब है बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। तो उसमें क्या है? पतंग की तरह उड़ने वाले बच्चे। तीसरा प्रश्न है पंछी के उड़ जाने पर ठगा सा रह जाने वाला। पंछी जब उड़ जाता है तो नाराज़ कौन हो जाता है? तो उसका जवाब यहाँ पर आएगा उड़ा पाखेरू देखता रह गया ठगा सा तरु। तरु यानी दरख्त, वृक्ष। याद रखो समानार्थी शब्द में आ सकता है। तरु यानी वृक्ष, झाड़, दरख्त। तो ये नाराज़ हो जाता है। चौथा, शरीर को कहा गया है? शरीर को क्या कहा गया है? तन माटी का, मिट्टी कहा गया है। तो इतना लिख देंगे आप, तन माटी का। पूरा भी लिखे तो चलेगा। उसके बाद प्रश्न है पद्यांश की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो। अलग अलग तरह के सरल अर्थ पूछा जाता है। देखो हम शुरुआत में देखा था कि कहा था कि अंतिम
प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो, यानी पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। फिर कहा गया था कि अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो, यानी आखिर की 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। फिर दरमियान में कैसा सवाल आया था कि लाइन दी हुई थी और कहा गया कि इस लाइन का आप ट्रांसलेट करो, यानी सरल अर्थ लिखो। अब यहाँ पर पूरी लाइन दिया हुआ है, शेड दिया हुआ है कि भाई अब इसका हमें आप क्या करो, सरल अर्थ करके बताओ। तो हम शुरुआत तो वैसे ही करेंगे मसाला डाल के कि निम्नलिखित उल्लेखित पंक्तियाँ कविता से ली गई है जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो तन बना हुआ है मिट्टी से बना हुआ है, फिर भी वो फख्र और अपने आप पर गुमान करता है। इसका देखो कद काठी का है, ये मिट्टी से बना हुआ है, फिर भी अपने आप पर इतना तकब्बुर करता है कि ये मौत से भी नहीं डरता। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसके हज़ारों जवाबात हो सकते हैं, आपको लिखकर ही आना है। ये नहीं सोचना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, रिलेटेड आपको लिखकर आना ही है। ओके, नेक्स्ट, कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक, इससे पहले एक लफ्ज़ गुजरा हुआ है, याद है आपको, इसी सेशन में गुजरा है। प्राकृतिक यानी कुदरती, संपदा यानी दौलत, और पहले क्या आया था, प्राकृतिक घटक। यहाँ पर आया प्राकृतिक संपदा यानी कुदरती दौलत। 4 कुदरती दौलत के नाम लिखना है। अब वसंत, मौसम क्या है, बारिश का मौसम, कुदरती दौलत है। वन, जंगल, ये भी क्या है, कुदरती दौलत है। उपवन, बागीचे बागात, ये भी कुदरती दौलत है। प्रसून यानी फूल, ये भी कुदरती दौलत है। ये चारों उठाकर हमको क्या करना है, यहाँ लिख देना है। उसके बाद सरल अर्थ है, पद्यांश की अंतिम 7 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। यहाँ पर 7 बोला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 7 का पूछेगा क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसलेशन हो जाएगा। 4 का बोलेगा, अंतिम या आखिर। तो हमको क्या करना है, अंतिम 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली पंक्तियों का क्या करना है, हमको भावार्थ लिखना है, सरल अर्थ लिखना है। इसमें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, अगर एक एक लाइन से 2 2 वर्ड भी आपने उठाए तो पूरा जवाब बन जाएगा। हम शुरुआत ऐसी करेंगे कि सदर पंक्तियाँ कविता से ली गई है और इसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रन में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पाव नयनमय जीवन, हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वतन वसंत कब आएगा। सॉरी, मुझे पढ़कर देखना पड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ अपने दिल से, वरना मेरे पास डाइजेस्ट है, मैं पढ़कर आपको बता सकता था, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको अपने मन से ही क्या करना है, जवाबात बनाना है। तो ठीक है, मसाला डाला, कविता में कवि कहना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा, यानी मौसम कब आएगा कि जब पतझड़ का मौसम रहेगा ही नहीं, यानी सब खुश रहेंगे, जिनको तमाम सुख सुविधा का समान वितरण रहेगा, हर जीवन में खुशहाली रहेंगी, हर जीवन संतोषमयी रहेगा, हर मुस्कान मधुर रहेंगी। ऐसा मौसम कब आएगा जब सब दुनिया में खुश रहेंगे। कवि इन पंक्तियों में खुशहाली के वसंत की इच्छा करता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। उसके बाद कुरुति पत्रिका नंबर 5, इसमें मौजूद सवालात के जवाबात हमको देखना है। ठीक है, लास्ट पेपर है, इसमें ये पहला पूछा गया है और खोया हुआ आदमी से लिया हुआ है। खोया हुआ आदमी भूल चुका था, क्या क्या भूल चुका था, देखो यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। आपकी पढ़ाई की स्पीड ज़्यादा रहना चाहिए। कुछ कुछ जो सवालात ऐसे रहते हैं कि उनका जवाबात पैराग्राफ के लास्ट में आता है। अच्छा, ये बात थोड़ा सा मैं बताऊँ कि मराठी में जितना पैराग्राफ आता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैराग्राफ हिंदी में आता है, यानी आपकी पढ़ाई की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आपको जवाब मिल जाएगा। खोया हुआ आदमी भूल चुका था, क्या भूल चुका था, अपना नाम भूल चुका था, अपना पता भूल चुका था, अपनी जाति भूल गया था और अपना धर्म भूल गया था। ये 4 बातें 4 बॉक्स में आपको लिखना है। अगर ये बॉक्स एक लाइन में नहीं बैठते तो आगे पीछे हुए तो चलेगा, लेकिन ये आकृति आपको बनाना ज़रूरी है। आकृति यानी शक्ल। ओके, नेक्स्ट, दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है,
ये भी हमने लास्ट कवर किया था, लेकिन मुझे दिल बोल रहा है कि मैं आपको फिर से इसका जवाब बताऊं। बहुत अच्छा सवाल है। दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए, कि जो हिदायत दी गई उसके हिसाब के हमको क्या करना है, परिवर्तन करना है। यहाँ पर आ सकता है पहचानो। ये सवाल पढ़ने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका क्या करना है। यहाँ पर लिखा है बदलना है, तो बच्चे का लिंग बदलना तो क्या हो जाएगा, बच्ची। बच्चे का अगर वचन बदलना रहा तो बच्चा। अगर इसका विरुद्धार्थी करना रहा तो बूढ़ा। बच्चे का पर्यायवाची बाल, बालक, यानी समानार्थी शब्द। ओके। सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सभी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ बर्ताव करना चाहिए, इस विषय पर आपको क्या करना है, 25 से 30 शब्दों में विचार लिखना है। हम फिर वही शुरू करेंगे। सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर मेरे निम्नलिखित विचार है। और फिर हम लिखेंगे कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, लोग भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यदि हम किसी के साथ भलाई का मामला करते हैं तो लोग भी हमारे साथ भलाई का मामला करते हैं। यदि हमसे कोई बड़ा है तो हमें उसकी इज्जत करना चाहिए। यदि हमसे कोई छोटा है तो उससे प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए सभी के साथ अच्छे व्यवहार करने से हमें हमारा जीवन सरल और अच्छा और सुंदर होता है। हज़ारों जवाब इसके हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लिखो। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है और इसमें सवाल पूछा हुआ है, झुंड को देखकर साधु को संदेह हुआ। संदेह यानी शक। जब झुंड आ रहा था उसकी तरफ, बहरूपिये की तरफ, तो साधु को किस बात का शक हुआ था, तो यहाँ पर है, दो शक लिखना है ना, एक और दो। तो पहला शक हुआ था कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। एक, ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। दूसरा, ये दो संदेह हुए थे, यार लोगों को पता तो नहीं चल गया कि ये बंदे की असलियत पता नहीं तो नहीं चल गई, और दूसरा कि सरकार के आदमी और क्या करने, पकड़ने के लिए आ रहे थे। उसके बाद वाला प्रश्न है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। विधान यानी जुमला, बयान सही करके हमको लिखना है। बयान क्या है, महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में चमक आ गई। ये बयान गलत है। इसमें क्या गलती हुई है आपको पैराग्राफ में ढूंढना पड़ेगा। तो इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए, यहाँ पर क्या है, चमक आ गई, जबकि आंसू आ गए थे। उसके बाद साधु ने झगड़ा करके सेठ से लौटा दिया, सेठ को लौटा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है झगड़ा, जबकि उसने झगड़ा नहीं किया था, उसको समझा बुझाकर वापस दिया था। तो हमको लिखना पड़ेगा समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। इतना याद रखो, ये वाला सवाल, कोई भी सवाल इसमें पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है कि बयान जो है वो सही करके लिखो, और उसका सही बयान आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान के लिखिए। मुज़क्कर मुअन्नस हमने लास्ट वीडियो में देखा। उसके बाद है, व्यवहार में झूठ कपट करना उचित नहीं है, विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। व्यवहार, व्यापार, कारोबार, ठीक है, व्यापार यानी कारोबार। और हमने अभी ऊपर देखा ना, व्यवहार इसका मतलब होता है बर्ताव, और इसका मतलब होता है कारोबार, व्यापार, ठीक है। तो व्यापार में झूठ कपट करना उचित नहीं है, यानी मुनासिब नहीं है। इस पर अपना ख्याल लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे, व्यापार में झूठ कपट करना उचित नहीं है, इस विषय पर अपने विचार निम्नलिखित है। मेरे अपने विचार निम्नलिखित है। और शुरू करेंगे, यदि हम कोई भी व्यापार झूठ के साथ खड़ा करते हैं तो उसकी आयु यानी उम्र बहुत कम होती है। यदि कोई व्यापार हमारा ईमानदारी से, सच्चाई पर शुरू होता है तो वो व्यापार हमेशा बाकी रखता है और उसमें हमें लाभ मिलता है। इसीलिए हमारे व्यापार को हमें झूठ और कपट से दूर रखना चाहिए। हज़ारों जवाबात फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ। उसके बाद ये प्रश्न है, नज़म है। नज़म के अंदर ये वाला प्रश्न है, कर्मवीरों का वैचारिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, वैचारिक सिद्धांत। उनका ख्यालियाती तस्वुर क्या था, तो उसका जवाब यहाँ पर मिलेगा। सुनते हैं सदा सबकी कही, सबकी सुनते हैं और करते दिल की है। मानते हैं जी की, पूरी लाइन आएंगी यहाँ पर, मानते हैं जी की, सुनते हैं सदा सबकी कही। एक,
जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। 2, ये वैचारिक सिद्धांत बता रहा हूँ मैं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। 3, कौन ऐसा काम है जो कर जिसे सकते नहीं। 4, ये वैचारिक सिद्धांत है। मैं आपको बार बार यहाँ पर नोट आउट क्यों कर रहा है मालूम, क्योंकि एक सवाल आता है, मैं बताऊँ आपको, देखो लास्ट में मैंने रखा हूँ आपके लिए। एक होता है वैचारिक सिद्धांत और कर्मवीरों की मानसिक दृढ़ता। ये सवाल आता है कि इनकी मानसिक दृढ़ता क्या है, वैचारिक सिद्धांत क्या है, और तीसरा आता है शारीरिक दृढ़ता। ये तीनों क्वेश्चन आप याद से देख के जाओ। मुझे खुद कंफ्यूज होता था इस पोएम के अंदर कि मानसिक दृढ़ता, शारीरिक दृढ़ता और ये तीसरा सवाल कि वैचारिक सिद्धांत क्या है, तीनों में कंफ्यूज होता था मैं। तो वैचारिक सिद्धांत क्या है कि वो सुनते सबकी दिल की करते हैं, अपनी मदद खुद करते हैं, भूल कर भी किसी का मुंह तकते नहीं है और हमेशा धैर्य से काम लेते हैं। इसका शॉर्ट में बताया, अगर चौथी लाइन की जगह अगर आपने ऐसा लिखा कि ये धैर्य से काम लेते हैं तो भी सही रहेगा। तो ठीक है, और इसका सवाल ऐसे आ सकता है, कर्मवीरों की मानसिक दृढ़ता, तो इसका जवाब क्या रहेगा, ये वाला, विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं। ठीक है, मानसिक यानी ख्यालाती पुख्तगी। भरोसे भाग्य के दुख पछताते नहीं। 2, कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वीर दिखलाते नहीं। ये उनकी क्या है, मानसिक दृढ़ता है। एक सवाल आता है शारीरिक दृढ़ता, उसका जवाब आप देख लो अपने नोटबुक में या गाइड में। ओके, ठीक है, अभी हमारा ये बचा है पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो। कौन सी बोल रहे हैं, अंतिम 4 पंक्तियां बोल रहे हैं। अब अंतिम 4 पंक्तियां मतलब ये, हम शुरुआत कैसी करेंगे, उल्लेखित पंक्तियां कविता से ली गई है जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं सभी की सुनते हैं लेकिन अपने मन की करते हैं, उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही मदद करते हैं। वक्त आने पर वो किसी का मुंह नहीं तकते हैं। विश्व में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उनके लिए असंभव है और वो धैर्य से काम लेते हैं। ये उसका ट्रांसलेशन हुआ, सरल अर्थ हुआ। ओके, अब उसके बाद आखिरी इस वीडियो की सेशन का आखिरी पैराग्राफ है नज़म का। यहाँ हर शख्स, ये वाला पैराग्राफ, पहला सवाल है डरता है, कौन डरता है, शख्स किससे डरता है और रिहाई मांगने वाला इंसान किससे डरता है। तो डरता है रिहाई मांगने वाला इंसान, किससे डरता है, तो वो डरता है रिहा होने से। देखो यहाँ पर इंसान आना चाहिए, देखो दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। तो ये जो बॉक्स में जिसको बना रहा हूँ उतना आ जाएगा, रिहा होने से डरता है, रिहा होने से। और शख्स किससे डरता है, शख्स यहाँ आना चाहिए, ये देखो ये शख्स, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, तो इतना हादसा होने से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखो इसको। उसके बाद उचित शब्द का चयन करते हुए, चयन करके यानी चूज़ करना, चुन कर लिखना, चुनना, मुंतखब करना। अजब ये ज़िंदगी की कैद है, ये तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि इसका जवाब पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएगा। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, ये वाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नवनीत 2024 के जो 5 पेपर थे उसमें मौजूद असबाक और नज़मों के सवालात के जवाब देख लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन हमारा बाकी है एक, जिसमें हम उपयोजित लेखन कवर करेंगे, जिसकी लिंक इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से तब तक आप स्टडी कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अल्लाह से दुआ है कि आप बेहतरीन कामयाबी हासिल करके पास होकर आ जाए और पेपर को छोड़ना नहीं है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। फिर मिलेंगे, वल्लाह हाफिज़। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.